आज हम जीएसटी आईएएस का जो सॉल्यूशन बुक्स आया था मेंस GS1 GS2 GS3 GS4 उसका हम GS1 पेपर का पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें हम आज पार्ट टू का अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें आज हम पहले दूसरा पार्ट देखते हैं। गांधार काल में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्व को उजागर कीजिए। गांधार काल बौद्ध दृश्य काल दृश्य काल की एक शैली है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच वर्तमान उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी अफगानिस्तान क्षेत्र में विकसित हुई थी। यह क्षेत्र कई शासकों के राजनीतिक प्रभाव में आया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ कला की एक मिश्रित शैली का उदय हुआ। गांधार की मूर्तिकला की परंपरा में बैक्टीरिया पार्थिया और स्थानीय गांधार परंपरा का संगम हुआ था। इस काल शैली में वास्तविक संरक्षक सिथियन और कुशायन शासक रहे, जैसे कि निष्कर्षण गांधार काल में मध्य एशियाई तत्व स्तूप और मठ गहरे शिस्ट में आकरे गए। गांधार के बौद्ध अभिलेखों में खेरोस्टिक लिपि मिली है। बुद्ध के सिर के पीछे गोलाकार आभामंडल का प्राचीन फारसी और ग्रीक काल के सौर देवताओं के संबंध था। सिर पर शंक्वाकार और नुकीले श्रीदेशीय आकृति सिथियन टोपी से मिलती जुलती है। गांधार काल में अग्नि पूजा का बारंबार चित्रण संभवतः ईरानी से ग्रहण किया गया था। गांधार काल में बैक्टीरियाई तत्व गांधार स्कूल ने रोमन धर्म की मानव रूपी परंपराओं को अपनाया और बुद्ध को एक युवा अपोलो जैसे चेहरे के साथ प्रस्तुत किया। बौद्ध को मानव सदृश आकृति में एक शीर्ष घाट में लहरदार बल, कभी कभी चेहरे पर मूछे, मोहों के बीच उड़ना, एक बंदूक या तीसरी खां, लंबी कान की बलि। गांधार काल से
शास्त्रीय रोमन काल में शामिल अन्य रूपांकनों और तकनीकों में बेल, सक्राक माला, ट्राइनर और सेंटाज शामिल है। सांकेतिक अभिव्यक्ति जैसे शांति, तीक्ष्ण रूपरेखा, चिकनी सतह, अभिवाहक आदि को दर्शाने वाली फिजियोनॉमिक विशेषताएं आकर्षण का केंद्र बिंदु है। गांधार काल में आत्मसत्ता किए गए विदेशी तत्वों ने न केवल कलात्मक उपलब्धि के एक ऊंचे स्तर पर प्रतिष्ठित किया, बल्कि भारतीय कला इतिहास में पिछली मानव रूपी का नैतिक चित्रण भी संभव किया। औद्योगिकरण तथा उपभोक्तावादी संस्कृति के दौरे में राष्ट्र के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को प्राचीन धरोहर को संरक्षित करने पर बल उनको निम्न बिंदु से समझा जा सकता है। भारतीय कला के संरक्षण हेतु जैसे बिहार की मंजूषा पेंटिंग, परिणामिक कठपुतली कला, परसी कढ़ाई, नंगा शिल्प, कठोर हस्तकला आदि विश्व मंच पर भारतीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व कला और शिल्प का शस्त्र जैसे आदिवासी समुदाय के लिए पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र जैसे ताजमहल, लाल किला आदि भारत की विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व अर्थात अपने मूल देश तथा प्रवासी भारतीयों के मध्य सेतु निर्माण। विश्व राजनीति में स्मार्ट प्रावधान के रूप में उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत की प्राचीन काल व विरासत को संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 49 तथा 51 को देखा जा सकता है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग योजना तथा हृदय योजना तथा अंडरस्टैंड द हेरिटेज योजना क्रियान्वित की जा रही है। भारत के इतिहास की पुनर्जान में चीन और अरबी यात्रियों के वीरत्व के महत्व का आकलन कीजिए। 1300 वर्ष उत्तर भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विदेशी यात्री चीन और अरबी का योगदान तुलनात्मक है, लेकिन विवरणों से भारत के तत्कालीन इतिहास पर चतुर्दर्शी प्रकाश पड़ता है। यही कारण है कि इनके वृत्तांतों का उपयोग करने का अतीत को नए दृष्टिकोण से देखना संभव हुआ।
इतिहास इसके इतिहास के पुनर्रचना में चीन के यात्रियों का योगदान। ये यात्री फाहियान 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में हेनरी संग हर्षवर्धन के काल 360 ईस्वी और 30 संग 167 ईस्वी हर्षकालीन भारत का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन है। भारतीय समाज का सुखद और आकर्षक प्रस्तुत करना। बौद्ध धर्म, साहित्य और संस्कृति का योगदान। भारत की जलवायु उपजाऊ शहरों जाति रीति रिवाज का वर्णन। गुप्त कालीन का भारत की जानकारी। भारतीय इतिहास की पुनर्रचना में अरबी वृत्ति का योगदान। संधि एवं हिंद का भौगोलिक राजनीतिक वर्णन। यात्री अल-बारूनी अनुवृत्त अलमसूदी स्थानों एवं नहरों का वर्णन। उदाहरण भारत के अनेक नगरों का वर्णन किया था। ये यात्रियों के समय काल में स्त्रियों की स्थिति। उदाहरण अल-बारूनी के अनुसार सती प्रथा बाल विवाह मजदूर थे। राष्ट्रकूट का प्रतिहारों के बारे में जानकारी। पुस्तकें जिनमें भारत के स्थानिक व संग्रह का विवरण है। किताबुल मासलिक बल ममलिक मंजू बल उल धाबा किताब उल अकालिम। इस तरह के उपयुक्त विवरण के आधार पर हम कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास की पुनर्रचना के विविध साधनों के रूप में चीन एवं अरबी यात्री विवरण महत्वपूर्ण, लेकिन इनके स्वतंत्रता के एवं तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण तथ्यों के आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सके। श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्ति आंदोलन को एक साधारण नई दिशा मिली थी। भक्ति आंदोलन के उत्तीर्ण और विकास के मध्यकालीन भारत में के धार्मिक जीवन के क्षेत्र में एक नई चेतना का विकास किया। बंगाल व पूर्वी भारत के भक्ति आंदोलन का शुरुआत मूलतः एक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई, जिसमें साम्राज्य सुधार के तत्वों का समावेशिक श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन 1509 से 1534 ईस्वी तक से संभव हो सका। भक्ति आंदोलन को नई दिशा देने में चैतन्य महाप्रभु की भूमिका। हरिनाम श्री संकीर्तक
प्रणाली की शुरुआत जैसे कि आइकॉन स्टेपलर में इनकी प्रासंगिकता को आज भी देखा जा सकता है। सामाजिक पुनर पुनरुद्धरता पुनरुत्थान कृष्ण भक्ति एवं गुरु के भक्ति शुद्ध जैसे जैसे जो सिद्धांत को महत्व दिया जैसे भारतीय परंपरा में रास लीला का शुरुआत, वैष्णववादी भक्ति को पुनः जीवित किया, धर्म जाति के भेदभाव को समाप्त करना, तांत्रिक मान्यताओं का खंडन, मोक्ष प्राप्त हेतु गुरु के मार्गदर्शन को अनिवार्य माना। निष्कर्षण कहा जा सकता है कि चैतन्य के मध्यकालीन भारत के दौरान विकसित भक्ति आंदोलन के माध्यम से न केवल हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किया अपितु समाज में विद्यमान बुराइयों व कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास किया। आप इस विचार को भी गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का स्तर के बाद में समय में नियंत्रण दर्शनीय नहीं है। किसी प्रकार सही सिद्ध करेंगे। अधिक मात्रा में सोने के सिक्के की जारी करने के साथ साथ गुप्तकालीन सिक्कों पर विविध प्रकार के रूपांकनों और अभिलेखों के उत्खनन के कारण गुप्तकाल के सिक्का स्त्री काल का गुप्त स्तर पर दिखाई देता है। गुप्तकालीन सिक्कों पर कलात्मक उत्कृष्टता का उदाहरण चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। सिक्के के उस समय के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दशाओं का वर्णन करते हैं। उदाहरण अधिक सिक्कों का प्रयोग आर्थिक संपदा को दर्शाता है। राजाओं द्वारा सिक्कों का आकलन परंपराओं को दर्शाना, राजा रानी द्वारा संयुक्त रूप से सिक्कों को जारी करना, इसी विलक्षण में है। विभिन्न प्रकार के उत्कर्णीय द्वारा सिक्कों में विभिन्न लाई गई उदाहरण देवियों की आकृति का चित्रण समुद्रगुप्त को वाणी करने बजाते दिखाया जाना, मिश्र धातुओं का उपयोग, उदाहरण सोने, तांबा, चांदी आदि सोने के सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्के को रोकना। गुप्त काल के पश्चात अकृष्टता का स्तर न दिखाई न देने के कारण गुप्त काल धर्म में मानवीय प्रतिरूपों में चित्रण की मनाही
दक्षिण के शासकों द्वारा केवल शासकीय चिन्ह को स्थान देना। उदाहरण, चोल द्वारा वादक एवं चल 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 चालुक्यों द्वारा जंगली सुगर का चित्रण। गुप्त काल के पश्चात आर्थिक उन्नति का उच्च स्तर एक मिलाना उपयोग में कभी कारण उत्कृष्टता व मौलिकता का अभाव। गुप्तकालीन सिक्कों को स्त्रियां काल अपनी गुणवत्ता, उत्कृष्टता एवं विविधता के कारण सिक्का से स्त्री में विशिष्ट स्थान रखती है, किंतु बाद की कला में इसका अभाव दृष्टिगोचर होते हैं। प्रारंभिक बौद्ध स्तूप काल के लोक वर्णन, विषयों एवं कथानकों को चित्रण करते हुए बौद्ध आदर्शों को सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। विश्वदर्शीकरण कीजिए। कला की विशेषता होती है कि यह अपने देश काल की प्रवृत्ति और आदर्शों को सफलतापूर्वक व्यक्त करता है। प्राथमिकता और स्तूप भी कला की इस विशेषता का अपवाद नहीं है। इस स्तूप को ब्रिटिश साधारण जन जीवन विशेषों एवं कथानकों के द्वारा बौद्ध आदर्शों की व्यवस्था की जा सकती है। लोक वर्णन, विषयों एवं कथानकों की जानकारी देने वाले बौद्ध स्तूप। प्रेम, करुणा और निस्वार्थक के मूल्य और अस्वीकृत मार्गी का आदर्श उदाहरण सांची के तुरंत बौद्ध इसमें था। उतरता और सहायता वे मूल्य उदाहरण वेशांतर जगत की कथा के माध्यम से कामवाद के सिद्धांत को आम जनजीवन तक पहुंचाना। उदाहरण, वेशांतर जगत की कथा के माध्यम से अहिंसा के आदर्श को इंगित करना। उदाहरण, प्रतिभा स्तूपों में विहित विचार करते भक्षी बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में बताना। उदाहरण, जो कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर है उसे बोधिसत्व कहा जाता है। मूर्ति पूजा और व्यक्ति पूजा का निषेधन। जगत कथाओं के माध्यम से पूर्व जन्म के दर्शन। बौद्ध की उपस्थिति को संकेतों के अभ्यास में दर्शाना।
उस स्तूप चित्रीय कथानकों ही नहीं वरना इन स्तूपों का वास्तुकला भी बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्यवस्था करती है। अतः बौद्ध स्तूप काल को समर्पित पूर्व तभी जाना जा सकता है जब हमें बौद्ध चरणों दर्शकों को समझ हो। विजय विजयनगर नरेश कृष्ण देव राय ने केवल स्वयं का स्वयं एक कुशल विद्वान थे, अपितु विद्वान एवं साहित्य के महान संरक्षण भी थे। विवेचना कीजिए। कृष्ण देव राय दक्षिण भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1500 ईस्वी के महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने अपना साम्राज्य लगभग पूरे दक्षिण भारत में स्थापित किया। कृष्ण देव राय ने साम्राज्य स्थापना के साथ काल का एवं साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य की थी। कुशल विद्वान के रूप में कृष्ण देव राय ने स्वयं पंडित और कवि थे। विभिन्न भाषाओं के ज्ञान उदाहरण तेलुगु नव संस्कृति इनके द्वारा रचित मुकदमा तेलुगु साहित्य की अनमोल कृति थे। अनेक राष्ट्रमंजी चरित मालदासा साहित्य बंधु परिणाम ज्ञान चिंतन वाणी विद्या एवं साहित्य के महान संरक्षण के रूप में कृष्ण देव राय ने साहित्य गोष्ठियों का आयोजन साहित्य के योगदान के कारण आंध्र भोज की उपाधि कवियों और साहित्य विद्वान को संरक्षण उदाहरण अलासिक पेंडदान को संरक्षण कर्नाटक के संगीत शैली के विकास में योगदान उदाहरण व्यवसायी जैसे कि संगीतकारों को आश्रम प्रदान करना भारत नाटक और कुचिपुड़ी जैसे कि नृत्यों को प्रोत्साहित अष्टाध्यायिक 8 कवियों का समूह उदाहरण तेनाली कृष्ण रामकृष्ण नदी तिंगम पिल्लगी समूह आदि प्रवर्धन काव्य के माध्यम से रविंद्र साहित्य को संस्कृति अष्टभूमि प्रदान किया। उदाहरण रामायण महाभारत लंदन तथा भाव विजय नाम सभा की स्थापना साहित्य गोष्ठियों के आयोग हेतु स्थापित के संदर्भ में भी कार्य किया। उदाहरण विस्टॉटल उदाहरण हजरा मंदिर उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि कृष्ण देव राय ने न केवल काल के साहित्य लेखक में रुचित दिखाए बल अपितु परिचित प्रबंधन कर अन्य कलाकारों के साहित्य के फलते फूलते को अवसर प्रदान किया। यही कारण है कि कृष्ण देव राय के काल को दक्षिण भारत के इतिहास के काल की साहित्य क्षेत्र में स्वर्णपूर्ण काल भी कहा जाता है। भारत के प्राचीन सभ्यता को मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात से भिन्न
विभिन्न की भारतीय उपमहाद्वीप की परंपरा आज तक भंग हुई भंग हुई बिना परीक्षित की गई थी। टिप्पणी कीजिए। मिस्र 3100 ईसा पूर्व, मेसोपोटामिया 3300 ईसा पूर्व में 2000 ईसा पूर्व तक, ग्रीस 1500 ईसा पूर्व में तथा प्राचीन भारत का 3300 से 1700 ईस्वी तक सभ्यता विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से प्रमुख है। भारत की प्राचीन सभ्यताओं या तो नष्ट हो गई या फिर प्रतिस्थापित कर दी गई, जिसके विपरीत भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज भी तक भंग हुए बिना परीक्षित की जा सके। तुलना के बिंदु। भारतीय परंपरा को वर्तमान तक परीक्षित कर रहने का उदाहरण शतरंज का खेल, चिड़ियों का साड़ियों का प्रचलन। धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ प्रवर्धन, नियंत्रण यज्ञ की थी। हिंदू धर्म और वेद, उपनिवेशिक, पौराणिक, महाकाव्य, वैवाहिक आज भी जारी। प्राचीन स्तंभ की परंपरा, उदाहरण नदी स्तंभ, अनावश्यक जारी। नंगा पूजा, प्राचीन काल के खान पान के वर्तमान पर अमिट छाप, उदाहरण दूध दही। आर्द्रभूमि साम्राज्य, उदाहरण मुगल विदेशी के रूप में आए, लेकिन मुस्लिम विदेशी के रूप में आए, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने से मिटाने के लिए इसे वर्तमान में भी देखा जा सकता है। भारतीय संस्कृति अपने ही से ही सहिष्णुता, आध्यात्मिकता और भौतिकवाद को अद्भुत सामंजस्य, नैतिकता व वसुधैव कुटुम्बकम के भाव को संयोज हुए अन्य संस्कृति सभ्यता के साथ नष्ट होती जा रही है, किंतु भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता पूंजी के साथ अन्य संस्कृति को भी अपने में ही सहमति कर अपने परंपराओं, साहित्य को साथ अजर अमर बनी हुई है। भारत की मध्यपाषाण शिला कारक न केवल उस काल के संस्कृति जीवन को, बल्कि आधुनिक चित्रकला के तुल्य परिष्कृत सौंदर्य बौद्ध को भी प्रतिबंधित करती है। इसी टिप्पणी को समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। चित्रकला काल के सर्वाधिक कुलोम रूप में से एक प्रौद्योगिकी ऐतिहासिक काल के मानव ने अपने सौंदर्य पर्याकरण सृजनात्मक प्रेरण को संतुलन करने के लिए सौलश्रम चित्र बनाए। शिल्पकारों के सक्षम कैमूर के पहाड़ियों का विधान
विंध्य पहाड़ियों एवं उत्तर प्रदेश के कुछ स्थान की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। मध्यपाषाण काल को चित्रकला की विशेषता। वस्तु शुरुआत लगभग 10,000 ईसा पूर्व के तथा समाप्त 8,000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। मानव जीवन के बीच विविध पक्षों का सूक्ष्मता से चित्रण उदाहरण युद्ध चित्रों के विषय बौद्धिक उदाहरण समूह के में शिकार करने लगे कैटोदार भले नौकादार डंडे तीर कमान लेकर शिकार करते लगे। जानवरों को चित्रण उदाहरण छोटे बड़े तभी जानवरों एवं पक्षियों को चित्रण करना। प्राकृतिक रंग लाल हरा नीला के साथ अन्य का भी प्रयोग के उदाहरण ग्रोलुआ पीला। भावी पीढ़ी को जीवन की क्रिया व यथावादी दृष्टिकारी परिणति करने का प्रभाव उदाहरण रहना सहना अखंड जीवन शैली सामाजिक जीवन उदाहरण चित्रों के युग में महिला को स्थापना सौंदर्य बोध के क्षमता की विकसित कर किया था। उदाहरण चित्रों की केंद्रीय मनुष्य का प्रकृति। मध्यपाषाण कालीन की चित्रकला और आधुनिक चित्रकला की तुलना। मध्यपाषाण कालीन की चित्रकला में संबंधित पक्षों की उपस्थिति यहाँ आधुनिक चित्रकला में इसका अभाव दिखलाता है। आधुनिक चित्रकला के व्यापार संस्कृति और पारिस्थितिक सौंदर्य का होने के कारण मध्यम पाषाणिक चलचित्रों की तुलना। मध्य पाषाणिक चित्रकला उपयुक्त पवित्र की थी, जबकि अद्भुत चित्रकला नियमों से अद्भुत। उदाहरण मध्य पाषाणिक तत्कालीन जीवन आदर्शों को बताती है, तो आधुनिक चित्रकला के सौंदर्य पर विशेष बल। विभिन्न नियमों से अद्भुत करने के कारण आधुनिक चित्रकला की सौंदर्य की मौलिकता का समाप्त हो गई थी। यह स्वाभाविकता है कि आधुनिक कालीन चित्रकला अत्यधिक विकसित और परिष्कृत है, किंतु मध्य पाषाणिक कला सीमित संसाधनों के बेहतर कौशल का परिणाम कराती हुई उस समय के जीवन के दर्शाने के निरूपित करती है। उदाहरण भीमावेंकटा के गुफा शैली चित्रों का लगभग 1200 वर्षों तक जीवित बने रहना। तक्षशिला विश्वविद्यालय को प्रसिद्धतम विश्वविद्यालय में से एक था, जिसके साथ विभिन्न शिक्षण विषयों डिसिप्लिन के अनेक विख्यात विद्वान व्यक्तित्व संबंधित थे। उसकी राजनीतिक अवस्थिति के कारण इसकी कृति फैली, लेकिन नालंदा के विपरीत उसे आधुनिक अभिप्राय
में विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता है? चर्चा कीजिए। तक्षशिला व नालंदा विश्वविद्यालय भारत व विश्व के अग्रणी स्थानों में से एक थे, लेकिन अवस्थित आक्रमण वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी तथा बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। इसे शिक्षा संस्थान संबोधित व्याख्यात विद्वान व व्यवस्थित तक्षशिला, चाणक्य, प्रिंसजनिक वंशुवादिक जीविका आदि, नालंदा, हेंससंग, इतिसंग, शिलभद्र, नागार्जुन, शतरंज, शिक्षित, कुमार जीव, प्रसंभव आदि। तक्षशिला की प्रसिद्ध कारण। महत्वपूर्ण राजनीतिक अवस्थिति। यह 3 वाहन मार्गों के स्तंभों पर स्थित था, जैसे कि उत्तर पश्चिमी मार्ग, सिंधु नदी, 60 से अधिक विषयों में अध्ययन की व्यवस्था, शिक्षकों की विशेषज्ञ के कारण प्रसिद्ध थे। प्राणी द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। उपयुक्त विशेषज्ञ के बावजूद तक्षशिला के विजय विश्वविद्यालय के नालंदा विश्वविद्यालय के स्मारक आधुनिक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका, जिसके कारण निम्नलिखित कारण थे। नालंदा विश्वविद्यालय को आधुनिक विश्वविद्यालय के जैसे कि सभी सुविधाएं मौजूद थी, जैसे कि पुस्तकालय, छात्रावास, छात्रीय कक्ष आदि, जबकि तक्षशिला विश्वविद्यालय में छात्रावास व शैक्षणिक कक्षों जैसी की सुविधा का भी अभाव। तक्षशिला के शिक्षक का पाठ्यक्रम से संबंधित कोई केंद्रीय कृषि व्यवस्था नहीं थी, बल्कि नालंदा में सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। तक्षशिला में परीक्षा पद्धति का अनुसार नहीं था, जिस कारण वह नालंदा के विपरीत लक्षणों को उपाधियां प्रदान की गई थी। तक्षशिला में सभ्यता शिक्षकों द्वारा स्वाभाविक पोषक से स्वायत्त शैक्षिक स्थान चलाए जाते थे, जबकि नालंदा को विभिन्न कारणों शासकों व स्थानीय जिम्मेदारों से संरक्षण प्राप्त था। निष्कर्षण यह कहा जाता है कि शिक्षा और ज्ञान के संदर्भ में तक्षशिला व नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रभावी व प्रतिष्ठा थे, किंतु दोनों के कार्य करने की पद्धति में विभिन्नता थी। इसके साथ ही समय काल के अंतराल में भी इनकी संरचना विशेषताओं को प्रभावित किया।